नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने एकदम तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी जो है वो आपका म्यूजिक सब्जेक्ट से एस्टेट का एग्जाम दिए थे 2025 में, उनका आंसर की जारी हो गया है, जिसमें से म्यूजिक के कुछ खास प्रश्नों को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो ये एक बच्ची है जो हमें भेजे हैं, इनका नाम देख सकते हैं, माफी देवी है। कहा इनका सेंटर गया है ये भी देख सकते हैं। 24 तारीख को आपका 10वां महीना में इनका एग्जाम हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 11 बजे के बीच सारी चीजें देख सकते हैं। और हम देखें कि किस तरह से जो है वो आपके प्रश्न आए, उसका आंसर क्या माना गया है, किसी का आंसर गलत भी है क्या, तो सारी कुछ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न है कि संगीत दर्पण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। इस बार ऐसे आया था, पिछले बार जो है यहाँ पे बॉक्स बन करके आया था, ऐसे है ना, अलग अलग बच्चे हमें भेजे थे तो वहां पे बॉक्स बना हुआ था और बच्चे अगर मान के चलिए कि ये टिक किए तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लग के और यहाँ ऐसे टिक था। लेकिन इस बार आपको केवल ग्रीन से जो दिख रहा है वो आयोग के द्वारा माना गया, एक्सेप्ट किया गया, केवल आंसर है ना। चलिए तो संगीत दर्पण के अनुसार जो है संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप सब जानते हो कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। केवल शिव पुराण में जो है ऐसा कहा जाता है कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो शिव जी से हुआ है। अभी बैच चल रही है, उसमें सारी चीजें पढ़ाई जा रही है और लगभग जितने प्रश्न जो है हमने एक स्क्रॉल कर करके फटाफट से देखा है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं। जितने भी आपको सेट में प्रश्न दिए गए थे वो सारे प्रश्न है। इससे पहले हम भौंकी इसलिए नहीं मार रहे थे क्योंकि प्रश्न बाहर नहीं आते हैं, तो बच्चे कुछ, कोई बच्चे कुछ बता रहे, कोई बच्चे कुछ बता रहे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सेट से लगभग प्रश्न थे। अगर 2 4 5 10 प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए, 10 प्रश्न बहुत ज्यादा है, तो सारे के सारे जो है वो थ्योरी और सेट से थे। ठीक है, चलिए छायानट किस थाट का राग है, तो ये आप सब जानते हो कि छायानट जो है वो आपका कल्याण थाट का राग है ना। इसके आगे देखे तो अगले प्रश्न के ऊपर में देखे, अगला प्रश्न फटाफट से आ जाइए भाई। अगला प्रश्न है कि प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में षड्ज कौन सी श्रुति पर अवस्थित है। अभी भी क्लास में चल रही है तो ये सारी बेसिक पढ़ाई जा रही है, यहीं से शुरुआत है। स्टेट से बीपीएससी लेवल तक का दौर उसमें चल रहा है। तो ये सारी कुछ तो आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, जरूर नहीं कि हम ही लोग कहीं भी पढ़े होंगे, तो ये सारा कुछ नॉर्मल है। तो आपको मिला होगा कि षड्ज ग्राम में जो श्रुति होती है वो अपने अंतिम अवस्था पे होती है। तो 1 2 3 4 करके इसे 22 श्रुतियों का नाम लिखे, तो अंतिम सा की 4 श्रुतियां होती है, तो वो अपने अंतिम पर होगा, तो सा यहाँ होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़े ही होंगे, तो ये सही है, एकदम सही है। जो गलत है वो आपको बताएंगे। गलत कौन है, अभी कुछ संख्या हम और चलेंगे तो आपको 15 के बाद एक प्रश्न है जो आपको गलत है, ओवरव्यू में हमने देखा है। चलिए अगले प्रश्न है कि जिस स्वर से आधुनिक काल में थाट प्रचलित है, उसी प्रकार मध्य काल में क्या नाम प्रचलित था। तो देखिए कहने का मतलब है कि जैसे आधुनिक काल में थाट नाम प्रचलित है, तो उसे मध्य काल में क्या कहते हैं। तो आप सब जानते हो कि मध्य काल में उसे मेल के नाम से जाना जाता है। थाट को ही पहले मेल के नाम से जानते हैं और 10 थाट होते हैं। तो यदि 10 थाट होते हैं तो 10 आश्रय राग भी होंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो अगला प्रश्न है कि ओमकार ठाकुर किस घराने के अनुयायी। तो आप सब जानते हो कि ये ग्वालियर घराने से संबंधित है, ओमकार नाथ ठाकुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा बात को। जो भी बच्चे नए हैं आराम से देखेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं। अगर आप तरीके से पढ़ लोगे ना तो प्रश्न कुछ भी भारी नहीं आते हैं। एग्जाम हॉल में बैठ के मुस्कुराते रहो। ये प्रश्न है कि नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियां माने हैं। तो इन्होंने 6 और 36 रागनियां माने हैं, बिल्कुल ठीक है। कल्लीनाथ की बात अगर कर लेंगे, सोमेश्वर की बात कर लेंगे, तो उन्होंने 6 और आपके कितने माने हैं, तो 6 और 36 माने हैं। भरत जो है, हनुमत जो है 6 और 30 माने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 6 राग और 6 रागनियां, ठीक है, और ये आपके नारद मुनि के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, तो अगला प्रश्न की बात है, तो ये आपका थाट कितने प्रकार के होते हैं। तो थाट आपके 10 प्रकार के होते हैं, 10 थाट होते हैं। बिलावल वगैरह पढ़े होंगे, बिलावल है, कल्याण है, खमाज है, भैरव है, भैरवी है, साबरी है, तोड़ी है, काफी है, ऐसे करके आप 10 जो है वो थाट पढ़े होंगे। राग देसी का बादी और संवादी स्वर क्या है, तो राग देसी का बादी प है, संवादी रे है। तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है यहाँ पे।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राग हमीर किस थाट का है? तो आप सब जानते हो कि हमीर कल्याण का है, ये भी सही है। अगले सवाल की तरफ देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि तबला वादन से संबंधित वादक है। तो इसमें से जितने भी लोग देख रहे हैं, सही बात है, अल्लाह रखा खा हो जाएंगे, चाहे अकरम खा हो जाएंगे या कपिल देव प्रसाद, सबके सब तबला वादक है। तो डी ऑप्शन जो दे रखा है ग्रीन कलर से वो एकदम सही है, उपर्युक्त सभी। और ये पंडित राम नारायण किस वाद से संबंधित है? जब आपको सेट बनवा रहे थे तो आपको बताए थे कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आएंगे ही आएंगे। और ये सेट कैसे तो बहुत सारे प्रश्न हूबहू ही दिए गए हैं, लेकिन ये भी आप देंगे। मेरे वाला में ऑप्शन में देखिएगा कि सी में सारंगी था और यहाँ डी में, बस यही फर्क है, ठीक है। बट ये राम नारायण जो है वो सारंगी बजाते थे। बोलोगे इसे फेंक रहे हो सर, तो इसका तो हम तो सेट में इतना जोर दे करके कराए थे कि अभी हमको डायरेक्ट याद है। अगर हमारे सेट जिसके पास होगा तो वो 11 नंबर प्रश्न संख्या अगर 85 नंबर प्रश्न संख्या अगर देखेंगे, 85 नंबर, तो 85 नंबर प्रश्न संख्या के सेट में ये सेम टू सेम है। बट ये सारंगी जो है वो तीसरे ऑप्शन में था, बस यही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न फटाफट से देखे तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद के वादक है? एकदम इजी सवाल, जो किसी के भी मैराथन अगर 100-200 किए होंगे तो आराम से किए होंगे, और जो तरीके से पढ़े होंगे तो गर्दा उड़ा दिए होंगे। पंडित राम प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बहुत फेमस बांसुरी वादक है भाई। अगले सवाल, संगीत पर किस वेद में चर्चा की गई? तो संगीत का वेद ही है साम वेद। तो संगीत के ऊपर में विस्तृत चर्चा जो है वो साम वेद में, साम वेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। और ऋग वेद में जितने भी मंत्र थे उन मंत्रों को उच्चारण करने के लिए साम वेद में स्वर वगैरह भी लाए गए, ताकि मंत्रों का एक उच्चारण जो है सही तरीके से हो, है ना। अगला सवाल, दरबारी कान्हरा किस थाट का राग है? तो दरबारी कान्हरा जो है आप सब जानते हो असावरी थाट का राग है ना। तो बिल्कुल सही दे रखा है, इसमें कोई गलत वाली बातें नहीं है। तबला फारसी शब्द डॉट 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 से निकला है। अब जो तबले हेडिंग मार करके सारी कुछ तबला क्या है, इसके जनक कौन है, किस शब्द से बना है, तो आराम से बना पाएंगे। तब्बल एक शब्द होता है, फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सपाट, और उसी से तबला की जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है। तो कई लोगों को ये प्रश्न गलत हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ क्या मारा है बच्चा? मेरे हिसाब से भी गलत मारा होगा। तावील बहुत सारे लोग मारते हैं, देखिए ए मारे हैं, ए ऑप्शन चूज किए हैं, तो ये एकदम गलत है, ठीक है। तब्बल होता है। चलिए 15 का ये बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल देखें। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र में वाद्य वृंद के निर्देशक को कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र में जो वाद्य वृंद के निर्देशक है उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब है कि उसे कुशीलव कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल है कि कारवा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो आप सब जानते हो कि कारवा ताल में 8 मात्रा होती है ना। तो ये भी आपका सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। 8 मात्रा होते हैं और 4 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है, सब पढ़े ही होंगे आप लोग। तुम्बा शब्द किस वाद्य का अंग है? तो तुम्बा तानपुरा का है। ये भी आपके लिए बहुत इजी होगा, सारे सवाल इजी है, बस 2, 4, 5 को छोड़ करके, उससे कुछ जाने वाला भी आपका नहीं है, क्वालिफाई तो आराम से हो जाएंगे। राग जौनपुरी की जाति क्या है? अब इसको ध्यान से देखेंगे। ये राग जौनपुरी जो है वो आपका औरव और संपूर्ण आंसर माना गया है, जबकि राग जौनपुरी का अगर हम बात कर लेंगे जाति का, तो राग जौनपुरी जो है उसमें आपका साड़व और संपूर्ण होते हैं। जाने टाइम पे यानी आरोह में इसके 6 स्वर लगते हैं, और अवरोह आने टाइम पे, लौटते टाइम में इसमें 7 स्वर होते हैं। जाने टाइम में केवल ग जो है ना वो वर्जित हो जाता है। तो ये आपका ये प्रश्न जो है वो डाउटफुल हमें लगा। बाकी बहुत सारे संगीतज्ञ जो विशेषज्ञ रूप से हैं, अपना हमें तो टाइम की अभाव है, स्कूल जाना है, तो थोड़ा सा वीडियो कर करके और रिकॉर्डिंग वगैरह करके अभी एक्सपोर्ट में लगा करके और आप लोग के लिए तुरंत थंबनेल वगैरह बना के अपलोड करके चले जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं जो केवल ये करा रहे हैं, तो वो आपको देंगे सुबह के टाइम पे, आराम से 1-2 घंटे लेट पेट आपको देने लगेंगे। तो इस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा, प्रश्न संख्या 19। मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत है, ठीक है। बाकी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर संपूर्ण माना गया है 5 और 7, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 6 स्वर लगते हैं आरोह में और 7 स्वर लगते हैं अवरोह में, ग होता है जो आपका वर्जित होता है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल, बाकी देखिए अगले सवाल है कि तबले में मैदान कहाँ होता है? तो आप सब जानते होंगे, तबले वगैरह जैसे पढ़े होंगे, उसके आकार वगैरह पढ़ते होंगे तबला में, तो आप सब जानते होंगे कि ऊपर में ही जो होता है वो आपका क्या होता है भाई? तो तब ये बद्धी हो गया, मान के चलिए ऐसे ऐसे कर करके, तो तबले के जो है ऊपर में ये आपका क्या होगा? तो मैदान होता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, ऊपर, है ना।
मैदान है, लौ है, चाटी, स्याही है, से वो जो बनता है, सब जो है वो ऊपर में ही है। अगले सवाल देखिए, तो अगला सवाल है दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो आप सब जानते हो कि दादरा ताल में 6 मात्रा की ताल होते हैं और 2 ही विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्रा होते हैं, है ना। तो ये आपका सही है 2। अगले सवाल की तरफ देखें, इसमें टिक टाक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? अब देखो यहाँ से हार्ड बनाना होगा, तो अभिनव ताल मंजरी बहुत तो बनाता, लेकिन बहुत नॉर्मल पूछ दिया है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक आप सब जानते हो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ही है। अगर अभिनव ताल मंजरी कहता तो आपको ट्रिक बता रहे, त से ताल हो जाएगा, त से तुलसी। अप्पा तुलसी का नाम सुने होंगे आप लोग, अप्पा तुलसी जो है अभिनव ताल मंजरी के हैं। लेकिन अगर कहे कि भारतीय ताल मंजरी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वो आपके गोविंद बुरहानपुर हो जाएंगे। तो तीनों बातें आपको जो है वो हमने एक क्रम से दे रखा है कि किसके कौन लेखक है, क्या नहीं है, तो सारी चीजें अलग से उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कि इधर पढ़े उधर पढ़े, ये फिर ऐड करना पड़ा, ये नहीं पढ़े थे, ये सेट में मारे तो ये लिखना नहीं, सारा कुछ ठीक है। आप आराम से जुड़ सकते हैं, जो भी अभी स्टेट जिनका एग्जाम अच्छा चल गया है, तो आप मेरे यहाँ आप बीपीएससी के बैच में जुड़ सकते हैं। मात्र 499 रुपया की राशि में आपको उसमें 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। साथ साथ आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा भाई डेली आपको थ्योरी का क्लास मिल जाएगा, एक दिन क्लास और एक दिन नोट्स आपको मिलेगा। जितने क्लास होते जाएंगे प्रत्येक क्लास के हैंड रिटेन नोट्स जो है A4 साइज पेज में आपको पर डे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप एक ये है, और मेरे नंबर से आप जुड़ सकते हैं। ये कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, लिखिए 88 और 25 और 376551। आपको जहां इच्छा है वहां से पढ़े, ठीक है। बाकी जो भरोसा रखते हैं, स्टेट का एग्जाम दिए हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें मिलते हैं। बाकी झंपा ताल में कितनी मात्राएं होते हैं तो बताएंगे। एक होता है उत्तर भारत में गंझप्पा ताल, और एक होता है झप ताल, लेकिन न तो झप ताल है और न तो गंझप्पा ताल है, क्योंकि न तो 15 मात्रा कहीं आपको दिख रहा होगा और न ही आपको जो है वो आपका 10 मात्रा झप ताल के दिख रहा होगा। तो इसी में से चूज करना है। तो ये समझो एक झंप ताल कर करके कर्नाटकी झंपा नहीं होता है, झंप होता है, वो कर्नाटकी संगीत में होता है। और उसमें आप देखे होंगे कि एक हो गया, इसके अलावा ऐसे सिंबल देखे होंगे और ऐसे होंगे, है ना। तो अनुद्रुत जिसे विराम कहते हैं, द्रुत कहते हैं, है ना, और लघु, तो 3 चिन्ह हो गए। और ये आपके लघु के 4 हो गए, और ये आपका अनुद्रुत विराम के 1 होते हैं, और ये आपके ध्रुत जिसका 2 होता है। तो आप ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 6 1 7, तो टोटल 7 मात्रा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। कर्नाटकी संगीत के ताल में से ये प्रश्न है, ठीक है। आराम से बना पाए होंगे आप लोग, कोई हार्ड नहीं है, करने वाले 100+ आराम से करेंगे, है ना। थोड़ा सा इधर अगर गलती होगा 5-10 तो कोई दिक्कत नहीं, जीके जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड लेकर के 112 115 20 आराम से लेकर के चले जाएंगे। एक ताल में कितनी मात्राएं होते हैं, तो आप सब जानते हो कि एक ताल में जो है वो 12 मात्राएं होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होते हैं, 6 विभाग होते हैं, 12 मात्रा की ताल है। दक्षिणी भारतीय ताल के मिश्र जाति में कितनी मात्राएं होती है, तो आपको बताएं कि चतुस्र में 4 हो जाएगा, चतस्त्र में 4 तो हो जाएगा, अतिस्त्र में आपका मान के चलिए 3 हो जाएगा जी, मान के क्या कि यही होता है, और दोनों को मिला देंगे, चतस्त्र तिस्र हो जाएगा, मिश्र में 4 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। सही दिया रहा है, कोई इसमें गलत नहीं है, आराम से चलिए, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। 19 में हमको डाउट लग रहा है अभी तक के प्रश्नों में। दरबारी कान्हा का ठाट बताइए, तो दरबारी कान्हा का ठाट असाबरी है, सही है। अगले सवाल देखें, तो अगला सवाल रहा आपके सामने, ये सवाल है कि राग तरंगिणी की रचना किसने किया। सही दिया रहा है कि राग तरंगिणी की रचना लोचन की, और लोचन कितने मेल मान है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। पूर्वी एक प्रकार का गीत है, तो पूर्वी बिरहा गीत है, सही दिया रहा है। श्रृंगार गीत, फसल गीत, देवी गीत फेवी गीत कुछ नहीं है, पूर्वी एक प्रकार के बिरह गीत है। चलिए, सोरी मियां ने किस गायकी का आविष्कार किया, तो आप सब जानते हो कि पंजाबी में ऊंट चलता था, वहां से टप टप की आवाज आती थी, उसी से एक टप्पा गायन शैली विकसित हुआ, ठीक है। और ये आपके करने वाले सोरी मियां है, जो आप पढ़े भी होंगे कि आसफ उदौला के दरबार में ये रह करके और टप्पा का आविष्कार किए, है ना। तो ये आपका सही दे रखा है, टप्पा ही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े, तो अगला सवाल आपके सामने यह है कि पंडित लोचन ने किस पुस्तक की रचना की। देखो, प्रश्न नहीं मिलते हैं तो स्टेट में ये चीज कॉमन बातें है, प्रत्येक साल आप दे रखे हैं तो भी, और आगे देने वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो भी, कि कई प्रश्नों को क्या करते हैं कि उसका मन जिधर वो चल जाए, एक ही प्रश्न
को टोर मबोर। अब कहेगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक निम्न में से कौन है। कई बार दे देगा कि सारंग देव ने निम्न में से कौन पुस्तक लिखे है। संगीत रत्नाकर, एक ही प्रश्न के 2-4 बनाते हैं, इस बार भी बना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी पूछा लोचन से राग तरंगिणी के लेखक, अब यहाँ पे दिया है कि लोचन ने किस पुस्तक की रचना की, तो राग तरंगिणी की रचना की है। अगले सवाल देखें, साड़व राग में कितने स्वर होते हैं। तो ये जाति गायन के भी लक्षण में हम लोग देखे थे कि साड़व आता है, औडव आता है, औडव में 5 स्वर प्रयोग होना ये नियम था, और साड़व में 7, साड़व में 6, संपूर्ण में 7, है ना। तो ये साड़व राग में आपके 6 स्वर लगेंगे, और अगर संपूर्ण राग है तो 7 स्वर का प्रयोग होंगे। अगले सवाल की बात कर लेंगे, मारवा को ले लीजिए, साड़व राग है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े, तो अगला सवाल है, कर्नाटकी संगीत के महान वेंकटमुखी, आप जानते हो वेंकटमुखी ने 72 मील माने। ये इजी सब सवाल है, कुछ भारी नहीं है, आप आराम से एग्जाम हॉल में मुस्कुराए होंगे। कोई झूठ मूठ का बच्चा आकर के सर बहुत हार्ड था, बहुत सारे लोग तो कहे कि सर आपका जितना प्रश्न हमने सेट में मारा सब मारे। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग रिकमेंड किया, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। कोई बच्चे कह रहे सर 100 को क्वेश्चन में से जानते हैं, 90 क्वेश्चन तो आपका सेट से हूबहू था। मजाक की बात नहीं करे, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहे। कई लोग ऐसे भी बच्चे मिले कि सर नहीं बना। तो हमें लगता है कि ये बच्चे पे डिपेंड थे, जो बच्चे शार्प दिमाग के थे, जितने मटेरियल दिए, जो मेहनत किए उनसे ज्यादा प्रश्न बना, और जो बच्चे कम मेहनत किए उसको ले करके रख गए या उसको प्रैक्टिस नहीं किए तो उनसे कम बना। यही चीज है ना, चूंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग हमें बताएं। रागिनी वर्गीकरण के कितने मत, तो ये 4 मत है, ठीक है। तो 4 मत है, इसके अलावे भी बहुत सारे संगीतज्ञ हैं जिन्होंने अपना अपना मत माना है। ऐसे 4 पढ़ते होंगे आप लोग, कल्लीनाथ और सोमेश्वर वाली बातें, भरत की बातें पढ़ते होंगे आप लोग, है ना। ऐसे करके 4। छठ मैया की महिमा फिल्म में गायन कौन किया। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, चूंकि छठ की जब भी बात आती है तो शारदा सिन्हा के नाम आती है, ये तो लेटेस्ट में। लेकिन इससे पहले की, शारदा सिन्हा से पहले की गायिका है और पद्मश्री से सम्मानित है विंध्यवासिनी देवी। इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है, लेकिन अब शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहते हैं। तो ये विवादित जैसा लग रहा है। अब इसमें क्या है क्या नहीं है हम इस पर राय नहीं दे सकते हैं। अब ये कह रहा है कि फिल्म है, और इस फिल्म का नाम तक हमने पहले नहीं सुना था, तो ये एक नया बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो संगीत में ये आपको देख लेना है कि छठ मैया की जो महिमा, ये एक फिल्म है, गूगल वगैरह पर सर्च करिए, शायद आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख पाइएगा। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि शारदा सिन्हा नहीं होगी और विंध्यवासिनी देवी होगी, क्योंकि इसमें विशेष जानकारी हमें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 1-2 प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो इसको लेकर घबराना नहीं है, ठीक है। अनिबद्ध रूप से विस्तार किया जाता है, तो अनिबद्ध रूप से विस्तार किसमें कहते हैं, कर्नाटकी संगीत में, हिंदुस्तानी। तो देखिए, अनिबद्ध का मतलब जो है ताल वगैरह में, राग में बंधा हुआ नहीं हो, तो उसे अनिबद्ध कहते हैं। तो वैदिक संगीत में, लोक संगीत में अनिबद्ध रूप से, तो ये हिंदुस्तानी संगीत में, ठीक है। तो सही दे रखा है। अगले सवाल की बात कर लेंगे, तो अगले सवाल आपका ये है कि परमेल प्रवेशक राग में मेल होता है। तो आप सब जानते हो मेल क्या है, तो मेल एक थाट है, ठीक है। मेल क्या है, तो एक थाट है। खाली पूछ रहा है कि मेल क्या है। अगले सवाल देखें, तो अगला सवाल, पंडित सी कुमार शर्मा किस वादक है। सब जानते हो, ये सब इजी सवाल है कि ये आपके कश्मीर से है, संतूर वादक है ना। संतूर में कितने तार होते हैं, तो चलिए, तो अगले सवाल हम लोग देखिए। अगले सवाल ये है, वैदिक काल में कितने स्वर होते हैं। तो वैदिक काल में 3 स्वर होते हैं, सही दिया है, उदात, अनुदात और स्वरित, आप पढ़े ही होंगे। इसमें से थाट की विशेषता को चुनिए, तो आराम से आप चूज कर सकते हो। थाट गाया जाता है, नहीं भाई, थाट क्यों गाते हैं, राग गाते हैं ना। थाट से राग निकला है, जैसे ग्राम से मूर्छना निकला है, वैसे ही थाट से राग की उत्पत्ति होता है। बी में सही है, बी ऑप्शन सही है। थाट में रंजकता होती है, नहीं, राग में रंजकता होती है। थाट में आरोह अवरोह दोनों आवश्यक है। अब भैया थाट गाया ही नहीं जाता है, ना तो उसका आरोह और ना तो अवरोह, है ना। तो वो राग का में आरोह और अवरोह जरूरी है, तो सही दे रखा है। ताल के 10 प्राण होते हैं, सही चीज है। अगले सवाल जो है, अगला सवाल फटाफट से 40-50 करके देख लेंगे। बाकी आप लोग जो है वो यूट्यूब पे अलग अलग लोग मिलाएंगे, उससे मिला लीजिएगा, हमें थोड़ा सा स्कूल जाने में देर हो रहा है। कव्वाली से मिलती जुलती गायकी है, तो कव्वाली से मिलती जुलती गायकी खमसा है। शायद ये बहुत सारे बच्चों का गलत हो रहा है। खमसा जो है वो कव्वाली से मिलती जुलती है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत किए होंगे, ठीक है। तो ये आपका है, गायन शैली है खमसा। हाँ, भातखंडे संगीत विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है। तो ये भातखंडे वाले लखनऊ में है, आप सब जानते हो।
भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ, मैरिज म्यूजिक कॉलेज, सब तो पढ़े ही होंगे आप लोग। किस काल में गीत के लिए गीर गातु तथा गाथा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है? तो ये आपके शब्दों का इस्तेमाल जो है वो ऋग्वेद काल में हुआ है। सही जवाब। 19 नंबर पे हमें डाउट है, और बाकी भी आगे आप देखिएगा। आश्रय राग कितने हैं? तो 10 थाट होते हैं, तो 10 आश्रय राग होते हैं। और क्या, बहार राग किस थाट का है? तो बहार हो चाहे भीमपलासी हो, सब काफी का है, बागेश्वरी वगैरह सब काफी का है ना। ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल किस शहर के? ऐसे नहीं देना चाहिए था प्रश्न, क्योंकि ग्वालियर घराने के संस्थापक में विवाद है। ये गुलाम रसूल को बहुत कम लोग मानते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि नथन पीर बख्श जो है वो ग्वालियर घराने के संस्थापक है, ज्यादा मत उधर ही है। लेकिन ये ग्वालियर घराना, जिसे संगीत का शहर भी ग्वालियर शहर को कहा गया है, यहाँ के घराने में एक संस्थापक प्रवर्तक को लेकर के विवाद है। ऐसे ज्यादातर नथन पीर बख्श चलती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये लखनऊ के रहने वाले थे, और आगे चल के ग्वालियर घराना को विस्तृत रूप से उसको फैलाने और उसकी प्रसिद्धि में गुलाम रसूल का अपना योगदान था। अगले सवाल देखिए। तो अगला सवाल है कि दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। भाई, रात को शोरगुल नहीं होते, शांत होते हैं, और जो भी उसमें आप ध्वनि का रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ते हो तो वो रात को ज्यादा होता है। ध्वनि का अपवर्तन जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। तो ये रात्रि के टाइम पे ज्यादा होती है, इसीलिए ध्वनियां दूर तक सुनाई देते होंगे, है ना। और इसके और साइंस में बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये मेन रीजन है जो आपका दिया हुआ। सही जवाब है। सर्वप्रथम रचित वेद कौन है? तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुआ, उसके बाद बना सामवेद, उसके बाद बना यजुर्वेद, और लास्ट में बना अथर्ववेद, जिसे जादू टोना का भी वेद कहते हैं। बताइए, पद्म श्री विंध्यवासिनी देवी किस भाषा में लोकगीत गाती थी? पद्म श्री विंध्यवासिनी देवी की बात कर लेंगे तो ऐसे वो भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में, सभी में गाती है। तो यहाँ मगही भी है, भोजपुरी भी है, लेकिन विशेष रूप से भोजपुरी गाती है, तो शायद इस पे भोजपुरी पर ही बना दिया गया है। ठीक है, तो हमने बताया था कि बिहार से क्वेश्चन आएंगे, और बिहार से काफी सारे आपको लोगों का कराए हैं। ठीक है, चाहे वो भी भिखारी ठाकुर हो, चाहे शारदा सिन्हा हो, चाहे विंध्यवासिनी देवी हो, है ना, राम चतुर मलिक हो, इन सब फेमस है बिहार के। तो बिहार के लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आते हैं, तो देख लीजिएगा। बाकी सब कराएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हल्के हल्के है। जो ताल में बंधी ना हो करके केवल स्वर में बंधा हो, उसे क्या कहते हैं? तो स्वर में खाली निबद्ध हो जाएगा। सब हल्के हल्के प्रश्न है। प्रवीण भारती पुस्तक, ये ओमकार नाथ ठाकुर की किताबें हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, कोई भारी नहीं। लय के 3 प्रकार होते हैं, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। मियाँ मल्हार वाला आ गया है, तो मियाँ मल्हार जो है रात्रि के दूसरे पहर में गाए जाते हैं। सही है। कुछ कुछ प्रश्न हम सावधानी से नहीं देखे, इसलिए पूरी नहीं बता सकते हैं। सानाई सुशीर बात है, हल्के हल्के प्रश्न है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हमें लगा कि 40-50 प्रश्न कम से कम मिलाते चले। ठीक है, बाकी हमें लेट हो रहा है थोड़ा सा, आप सबसे माफी चाहते हैं। और 19 नंबर प्रश्नों को आप कहीं भी देखे तो जरूर देखिए। अभी तक 50 क्वेश्चन लगभग हम लोग देखे, उसमें 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो डाउटफुल रहा है मेरा। तो आप लोग अपना कमेंट करिए कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, कितना स्कोर आ रहा है, आपके उम्मीद के हिसाब से कितने प्रश्न जो है वो सही आ रहे हैं। जरूर आप कमेंट करके बताएं हमें। ठीक है, और जो अभी तक चेक नहीं किए हैं, जा करके अपना पहले मिलाइए। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, आंसर शीट के साथ में जो भी आप लगाए हैं, चूज किए हैं, वो सब मिल जाएगा आपको साइट पे। करिए। ठीक है, चलिए, बाकी हम किसी अगली क्लास में आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।